जय श्री राधे फ्रेंड्स। मुझे पकड़ने के लिए तुम उसे भेज चुके हो, मगर यह तुम्हारी गलतफहमी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मौत कभी टलती नहीं। तुम्हारी मौत भी नहीं टलेगी। बहुत जल्द मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, और जब आऊंगा तो तुम्हारी आत्मा को खींचकर तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दूंगा। इंतजार करो अपनी मौत का। जब तुम्हारा वक्त आएगा तब साक्षात तुम्हारे बिना बुलाए ही मैं तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद हो जाऊंगा। डॉक्टर ब्लैक यह सुनकर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जोर जोर से हंसने लगा। डीडी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके एक्सप्रेशन अब पहले से ज्यादा कठोर हो गए थे। डॉक्टर ब्लैक ने कहा, डॉक्टर ब्लैक मर नहीं सकता, वह अमर है, अमर। और उसे सिर्फ शिवजी की तीसरी आंख ही खत्म कर सकती है, वरना कोई और नहीं। इस बात पर डीडी ने हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम मुझे अपने लिए शिवजी की तीसरी आंख ही समझ लो। यह बोलकर डीडी ने कॉल कट कर दिया और फोन को वही समंदर में फेंक दिया। शरण्या और स्वयं क्लब में बैठे शराब पी रहे थे। क्लब में काफी शोर था और लोग बड़े मजे से डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। स्वयं शरण्या की तरफ देखकर बोला, हम और कितनी देर यहाँ बैठे रहने वाले हैं? आई ऑफ यू डोंट माइंड, क्या मैं जाकर एंजॉय कर सकता हूँ? शरण्या ने स्वयं की तरफ देखा और अपनी आंख रोल की। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका जवाब हाँ में ही समझते हुए स्वयं ने शराब के गिलास को खाली करके वहीं रखा और कुर्सी से उठकर डांस कर रहे लोगों की भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक एक लड़की ने स्वयं को चेंज किया। शरण्या चुपचाप वहीं बैठी देख रही थी। स्वयं एक लड़की से बातें कर रहा था और जल्द ही उसने उस लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। वह लड़की भी काफी बेशर्म लग रही थी। छोटे छोटे कपड़े नशे में धुत उसने भी अपनी बाहों को स्वयं के गले में डाल दिया। दोनों करीब आए और एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। यह देखकर शरण्या इरिटेट हो गई और बोली, साला ठरकी। उसने अपनी नजरें स्वयं से हटा ली, मगर पता नहीं क्यों बार बार उसकी नजरें स्वयं की तरफ ही जा रही थी। वह उस लड़की के साथ काफी इंटीमेट मोमेंट शेयर करते देख रही थी। स्वयं पागलों की तरह उस लड़की को किस करे जा रहा था और वह लड़की भी उस पर झपट रही थी। यह देखकर अब शरण्या का दिमाग खराब हो गया। उसने शराब का गिलास खाली किया और तेज आवाज में के साथ टेबल पर रखा। कुर्सी से खड़ी होकर वह स्वयं की तरफ बढ़ने लगी। जल्द ही वह स्वयं के पास पहुंच गई। उसने स्वयं का कॉलर पकड़कर एक झटके से उस लड़की से अलग कर दिया। स्वयं जो उस लड़की को किस कर रहा था और अपनी बाहों में लिया हुआ था, अचानक किसी के पीछे पकड़कर खींचने से हैरान हो गया। वह लड़की और स्वयं दोनों ही चौंक गए। शरण्या उस लड़की को घूरते हुए स्वयं को वहां से ले गई। दूसरी तरफ ले जाने के बाद उसने स्वयं का कॉलर छोड़ दिया। स्वयं ने अपने आईब्रोज ऊपर उठाकर कहा, यह क्या हरकत थी दरोगा मैडम? स्वयं की बात सुनकर शरण्या का दिमाग खराब हो जाता है। उसने स्वयं का कॉलर फिर से पकड़कर उसे करीब खींचा और बहुत कड़क आवाज में कहा, यहाँ हम किसी और काम से आए हैं, भूलो मत तुम्हारी ये घटिया हरकतें मेरी आंखों के सामने नहीं चलेगी। अचानक शरण्या की बात सुनकर स्वयं ने अम्यूजमेंट के साथ उसे देखा और फिर उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। शरण्या को इसका मतलब समझ में नहीं आया। अगले ही पल उसने अपनी कमर पर स्वयं के हाथों को महसूस किया। वह हैरान हो गई। स्वयं ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। शरण्या उसके सीने से चिपक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। स्वयं मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आया। उसने शरण्या के कानों के पास अपने होठ लगाकर कहा, किसी और लड़की की बाहों में मुझे देखकर आपको जलन हुई शरण्या मैडम? शरण्या यह सुनते ही चौंक गई। उसकी गर्दन पर स्वयं की सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। कुछ सेकंड के लिए वह बिल्कुल हैरान थी। स्वयं ने कहा, अगर आप चाहो तो मैं ये सब आपके साथ भी। स्वयं इतना ही बोल पाया था कि शरण्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो स्वयं मल्होत्रा? तुम इतनी भी बड़ी तोप नहीं हो, समझे? अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो तुम्हें उठाकर सलाखों के पीछे डालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और इस बार तुम्हारा सो कॉल्ड बीबी या कोई भी तुम्हें मेरी गिरफ्त से नहीं बचा पाएगा। स्वयं के होठों पर मुस्कान थी। उसने शरण्या के करीब आकर उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, उसे राउंड घुमा दिया और उसके पेट पर हाथ रखते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से चिपकाते हुए धीरे से उसके कानों के पास आकर बोला, तो फिर आप मुझसे चाहती क्या है शरण्या? शरण्या को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसे स्वयं की जरूरत थी, इसलिए उसने अपना गुस्सा पी लिया। उसने पलटकर स्वयं के सीने पर हाथ रखा, उसके करीब आकर उसकी आंखों को देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी जरूरत है। स्वयं ने जब शरण्या के मुंह से बात सुनी तो उसने एक ठंडी सांस ली। शरण्या के करीब आते हुए उसने उसके बालों को बड़े ही प्यार से पीछे की तरफ किया और कहा, तो फिर मैं हाजिर हूँ, आप मेरा जो चाहे वह फायदा उठा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरण्या ने कड़क आंखों से स्वयं की तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, इस वक्त तुम्हारा प्राइवेट पार्ट मेरे पैर के बहुत नजदीक है। अगर तुम उसके बल पर इतना उड़ रहे हो ना, तो मैं अभी उसे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ, तुम्हें चलेगा? यह सुनते ही स्वयं ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और ड्रामेटिकल बोला,
ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, प्लीज दरोगा मैडम ऐसा मत करना, अभी तो मैं कुंवारा हूँ, अगर आप ऐसा कर देंगी तो आप मेरे बच्चों की हत्यारन हो जाएंगी, मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मत मारिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसके बाद वह हल्का सा हंसने लगा। स्वयं की ऐसी नौटंकी देखकर शरण्या का दिमाग फेल हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे, यह उन्हें पता भी नहीं चला कि स्वयं ने हल्के हल्के शरण्या को हिलाना शुरू किया और दोनों डांस करने लगे। शरण्या को पता नहीं चला कि वह अब भी गुस्से में उसे डांट रही थी। दोनों एक दूसरे के नजदीक थे, तभी अचानक एक आदमी वहां से गुजर रहा था और वह एकदम से शरण्या से टकरा गया। वह आदमी शायद थोड़ी जल्दबाजी में लग रहा था, उसने स्वयं पर ध्यान नहीं दिया और उन दोनों से टकरा गया। जैसे ही वह टकराया, स्वयं और शरण्या ने उसकी तरफ देखा। स्वयं ने कहा, अरे भाई जरा संभल कर, अगर हमारी नाजुक मैडम को कुछ हो जाता तो हम तुम्हें नहीं छोड़ते। तभी शरण्या ने अचानक देखा कि उस आदमी के हाथों में कुछ सामान नीचे गिरा, कुछ डायरिया थी, जिन्हें देखते ही शरण्या की आंखें सिकुड़ गई। उस आदमी ने फटाफट अपना सामान उठाया और कहा, सॉरी ब्रो, और तुरंत वहां से निकल गया। स्वयं ने फिर शरण्या की तरफ देखकर कहा, तुम्हें लगी तो नहीं ब्यूटीफुल, पर शरण्या का ध्यान उस आदमी की तरफ था जो अभी अभी यहाँ से चला गया। स्वयं की बाहों से आजाद होते हुए शरण्या ने कहा, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वह उस आदमी के पीछे चली गई। स्वयं थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, अब यह कहाँ चली गई, मैं क्या करूँ। उसने इधर उधर देखा, फिर एक ब्यूटीफुल लड़की उसके पास आकर मस्ती करने लगी। शरण्या जल्दी ही उस आदमी का पीछा करते करते क्लब से बाहर आ गई। वह आदमी यहाँ वहां देख रहा था, जैसे घबराहट में भाग रहा हो। जैसे ही वह आदमी क्लब के पीछे की तरफ अंधेरे में गया, शरण्या भी उसके पीछे पीछे छुपते हुए वहां पहुंची, मगर उसने देखा कि वह आदमी वहां पर नहीं था। शरण्या ने फोन की बैटरी ऑन की, चारों तरफ देखा, मगर उसे वह आदमी कहीं नहीं दिखा। तभी वो वहीं पर था। इतनी जल्दी कहाँ चला गया। शरण्या हैरान थी कि वह आदमी अचानक ऐसे हवा में कैसे गायब हो गए। शरण्या पलटने ही वाली थी कि तभी अचानक से किसी ने उसके सिर पर जोर से कुछ मारा। शरण्या के हाथ से फोन छूट गया, उसे तेज दर्द हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जैसे देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर गई। अंदर स्वयं काफी देर से शरण्या का इंतजार कर रहा था। जब वह नहीं आई तो सोचने लगा, यह अब तक आई क्यों नहीं, कहाँ चली गई। उसके बाद स्वयं भी उसे ढूंढने के लिए क्लब से बाहर आया। उसने इधर उधर देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। उसने शरण्या को कॉल ट्राई किया और उसे हर जगह ढूंढने लगा। जैसे ही वह हल्का सा पीछे की तरफ गया, उसे एक फोन बजता हुआ महसूस हुआ। फोन की रिंगटोन को पहचान गया था। रिंगटोन का पीछा करते हुए जैसे ही वो फोन तक पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर फोन गिरा हुआ है। वह भागकर आया, फोन उठाकर बोला, ये तो दरोगा मैडम का फोन है, मगर यह यहाँ जमीन पर, फिर वह कहाँ है। स्वयं ने चारों तरफ देखा लेकिन शरण्या कहीं नजर नहीं आई। अचानक उसे टेंशन हो गई। तभी उसे ऐसा कुछ दिखाई दिया जिसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। ओ माय गॉड, स्वयं ने देखा कि वहां पर हल्की सी मिट्टी थी जहां से शायद किसी को घसीटे जाने के निशान थे। स्वयं उसके पास पहुंचा और फोन की लाइट ऑन करके जैसे ही देखा तो वह यह चीज देखकर हैरान रह गए। वहां किसी के घसीटे जाने के निशान के साथ साथ थोड़े से खून के निशान भी थे। खून देखते ही अचानक उसका दिमाग घूम गया, कहीं ये शरण्या का खून तो नहीं, और वह इस वक्त कहाँ है। उसने चारों तरफ नजर घुमा के देखा पर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिला। फिर वह घसीटे जाने वाले उन निशानों को देखकर वहां से बाहर निकला। वह निशान जहां खत्म हो रहे थे वहीं से उसने शुरू करा, गाड़ी के टायर के निशान। अब निशानों को फॉलो करते हुए वह आगे बढ़ा। उसमें एक अजीब सी सुपर पावर थी। उसकी आंखें मिट चुके निशानों को भी देख सकती थी। वह हल्के पड़े हुए निशानों को भी देख सकता था कि गाड़ी कहाँ और किस तरफ गई। गाड़ी को फॉलो करता हुए जल्दी से स्वयं एक बड़े से मैदान में पहुंच गई। मैदान बहुत ही बड़ा खाली पड़ता है। गाड़ी यहाँ पर क्यों आकर रुकी, कहीं शरण्या किसी खतरे में तो नहीं, कहीं उसे यहाँ तो नहीं लाया गया। स्वयं थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने आसपास नजर मारी पर उसे मैदान में कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो दौड़कर चारों तरफ देखने लगा। शरण्या शरण्या, वह जोर से चिल्लाया पर उसे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा। शरण्या का नामो निशान नहीं मिल रहा था। वह हर तरफ दौड़ दौड़ कर चेक करने लगा। जब उसे कुछ नहीं मिला तो फाइनली वह एक जगह पर रुक गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और टेंशन में बोला, कहाँ चली गई, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे, कहाँ गई होगी, कहाँ लेकर गए होंगे वो लोग उसे। स्वयं काफी बेचैन महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ जब शरण्या धीरे धीरे आंखें खुली तो उसने महसूस किया कि उसे एक अजीब सी घुटन हो रही है। उसने आंखें खोलकर देखा कि वह अजीब सी जगह पर है। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी लकड़ी के ताबूत में है। उस ताबूत के अंदर बंद कर दिया गया था। शरण्या ने ताबूत के दरवाजे पर हाथ रख के उसे धकेलने की कोशिश की, मगर यह देखकर हैरान हो गई कि दरवाजा खोल नहीं पा रही है। यह क्या हो रहा है। उसने बुदबुदाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ। अचानक ही उसने महसूस किया कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसका दम घुट रहा था। वह ताबूत को जोर जोर से पीटने लगी, कोई है, कोई है, इसे खोलो, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बचाओ। वह दरवाजे को हिलाने और खोलने की कोशिश कर रही थी मगर ताबूत जरा भी नहीं खुला। शरण्या को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जमीन के अंदर दफन है, जहां से ना उसकी आवाज बाहर जा सकती है ना ही वह खुद बाहर निकल सकती है। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसके सर में तीखा दर्द हो रहा था, तेज
तेज और तीखा, और खून भी बह रहा था। उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई, मगर उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह थक कर बोली, कोई है, बचाओ। फिर उसने धीरे धीरे चिल्लाने की कोशिश की, बचाओ मुझे, बचाओ। जमीन के ऊपर स्वयं चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अचानक उसकी आंखें खुली। उसने महसूस किया कि उसने कुछ सुना है। वह चुपचाप एकदम फोकस करके सुनने की कोशिश करने लगा। वो बहुत धीमी, लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज दी। उसकी सुनने की ताकत भी बहुत तेज थी। ये शरण्या की आवाज है। वह चारों तरफ दौड़ कर शरण्या को ढूंढने लगा। शरण्या, शरण्या, कहाँ हो तुम? वह चिल्लाया, लेकिन शरण्या धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो गई। वह बेहोशी की तरफ जा रही थी। एक ताबूत पर धीरे धीरे हाथ मार रही थी, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वह बेहोश हो गई। जहां से आवाज आ रही थी स्वयं वहां पहुंच चुका था। उसने चारों तरफ नजर मारी, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अपने कदमों की तरफ देखा। उसने देखा कि वहां पर एक कब्र जैसा निशान पर मिट्टी खोदी गई थी। पूरे मैदान में जमीन मजबूत थी, हल्की घास भी थी, लेकिन जिस जगह पर वो खड़ा था वहां देख कर लग रहा था जैसे अभी अभी यहाँ पर मिट्टी डाली गई हो, क्योंकि उसकी घास भी उखड़ी हुई थी। स्वयं नीचे झुका और उसने देखा कि वहां की मिट्टी काफी खोखली थी, यानी कि शायद अभी अभी किसी ने गड्ढा खोदकर फिर उससे मिट्टी वापस गड्ढे में भर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन स्वयं के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उसने एकदम से जमीन पर अपना सर लगाया और अपने कान जमीन पर लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा, पर उसे ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिल की धड़कनें अजीब तरीके से तेज हो रही थी। तभी उसने हल्की सी खटखटाने की आवाज सुनी। यह आवाज शरण्या की थी, जो ताबूत के अंदर हल्का हल्का सा बजा रही थी। उसके शरीर की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वह बेहोश होने लगी थी, फिर भी ताबूत को हल्का हल्का बजाए जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वह बच जाएगी, शायद कोई उसे सुन ले। स्वयं ने जब यह सुना तो अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। ओ माय गॉड, नो 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 नो। उसने तुरंत जमीन से खड़े होकर उस जगह को देखा, फिर उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां जोर से भींचा और वहीं बैठकर पूरी रफ्तार के साथ मिट्टी को खोदने लगा। अपने हाथों से उसने मिट्टी को हटाना शुरू किया। तभी अचानक उसने एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ जमीन के अंदर गाड़ दिए। उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत थी। उसके हाथ जमीन के अंदर चले गए। तभी उसे वहां कुछ महसूस हुआ। लकड़ी का ताबूत। स्वयं के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा कठोर हो गए। उसने ताबूत को अपने दोनों हाथों में पकड़कर जोर से जमीन से बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे तैसे उसने ताबूत को बाहर निकाला। उसने देखा कि उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। स्वयं ने एक जोरदार मुक्का मारकर ताले को तोड़ दिया। स्वयं के अंदर ऐसी पावर थी, क्योंकि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, एक एल्ट्रस था, इसलिए उसके पास भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी जो डीडी, कहर और राजवीर के पास थी। जैसे ही उसने ताबूत खोला वह हैरान रह गया। उसने देखा कि शरण्या ताबूत के अंदर बेहोश पड़ी हुई है। उसके माथे पे हल्का हल्का खून बह रहा है, क्योंकि उसे चोट भी लगी हुई थी। शरण्या को देखते हुए चिल्लाया, शरण्या, ओ माय गॉड। उसने शरण्या को अपनी बाहों में लिया और ताबूत से बाहर निकाल लिया। उसके गालों को जोर जोर से थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश की। शरण्या, शरण्या, अपनी आंखें खोलो शरण्या। उसके लगातार थपथपाने से शरण्या को थोड़ा सा होश आया। उसने कमजोरी में अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने अंधेरा थोड़ा थोड़ा छटने लगा। उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वो चेहरा साफ हुआ, उसने अपनी पलकों को कई बार झपकाया और देखा कि उसके सामने कोई और है जो बार बार उसका नाम पुकार रहा है। वह उसके गाल पर थपथपा रहा है। वह काफी टेंशन में बेचैन होकर उसे देख रहा था। स्वयं थोड़ी ही देर में शरण्या हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। डॉक्टर उसकी पट्टी कर रहा था और स्वयं उसके सामने खड़ा था, हाथों को छाती पर क्रॉस करे हुए। जल्दी ही डॉक्टर उसकी पट्टी कंप्लीट कर देते हैं। स्वयं उसे अपनी बाहों में बिठाकर गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगता है। शरण्या स्वयं की तरफ देख रही थी और स्वयं भी बिना उस पर गौर किए आगे बढ़ता रहा। गाड़ी में बैठने के बाद स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी लेकर वहां से जाने लगा। शरण्या चुपचाप बैठी हुई थी। स्वयं ने उसकी तरफ देखा जैसे वे किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसका ध्यान खींचते हुए उसने कहा कि तुम ठीक हो ना? शरण्या थोड़ा होश में आई और स्वयं की तरफ देखने लगी। थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली। उसने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। स्वयं ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम उन लोगों को देखा जो तुम्हें वहां लेकर गए, और तुम बाहर क्या कर रही थी? शरण्या ने जवाब दिया, मैं वहां किसी को ढूंढने गई थी। स्वयं कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता हुआ बोला कि वह गाड़ी चला रहा था और शरण्या पैसेंजर सीट पर बैठी थी। शरण्या ने जवाब दिया, वह आदमी जो तुमसे टकराया था मैं उसी के पीछे गई थी, मगर पीछे वाले रास्ते पर जाकर जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने अच्छी तरह से देखा कि वह आदमी वहां पर गया था। तभी अचानक मेरे सर पे किसी ने जोर से कुछ मारा और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद जब आंखें खुली तो खुद को एक अजीब से ताबूत में पा और फिर दोबारा होश में आ गई। स्वयं ने पूछा, पर तुम उस आदमी के पीछे गई क्यों थी?
क्या तुम्हें उस आदमी पर कोई शक था? शरण्या ने स्वयं की तरफ देखा, कहा हाँ, उस आदमी के पास कुछ ऐसा था जिसने मुझे शक करने के लिए मजबूर कर दिया। स्वयं कंफ्यूज हो गया। शरण्या ने एक डायरी निकाली और स्वयं को दिखाते हुए कहा, यह डायरी उस आदमी के हाथ में थी। जब सामान गिरा था तो उसके पास ऐसी ही डायरी थी। इस बात पर स्वयं ने कहा, हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह सिर्फ एक छोटी सी डायरी है, कोई ड्रग्स नहीं। इसे लेकर तुम उस पर कैसे शक कर सकती हो? शरण्या ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर यह डायरी उन्हीं लोगों के पास मिली थी जिनको हमने ड्रग्स केस में पकड़ा था। मुझे लगा शायद वह आदमी भी उन सब में इन्वॉल्व है। मुझे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आ रहे थे, इसलिए मैंने उस आदमी को फॉलो किया। इस बात पर स्वयं ने हल्का सा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझे साथ क्यों नहीं लिया? तुम वहां मुझे अपनी मदद के लिए लेकर गई थी ना, और खुद अकेले चली गई उन लोगों के पीछे बिना यह जाने कि वह लोग कितने खतरनाक हो सकते। तुम क्या अपने आप को आयरन मैन समझती हो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा? अगर मैं वक्त पर नहीं बचाने पहुंचता तो तुम जानती हो अब तक तुम उस कब्र में दम तोड़ चुकी होती। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलती। स्वयं फ्रस्ट्रेट होकर शरण्या को डांट रहा था, और हैरानी की बात तो यह थी कि वह चुपचाप उसकी डांट को सुन रही थी, क्योंकि शायद उसे ऐसा लग रहा था कि उसने गलत किया, उसने स्वयं को भी अपने साथ ले लेना चाहिए था। चुपचाप बैठी हुई शरण्या को देखकर स्वयं ने कहा, अब चुप क्यों बैठी हो, कुछ बोलोगी? शरण्या एकदम से होश में आई और स्वयं की तरफ हैरानी से देखकर बोली, एक मिनट, क्या तुम मुझे डांट रहे हो? यह बोलते हुए शरण्या का एक्सप्रेशन भी खराब हो गई। स्वयं तुरंत ऑकवर्ड होकर बोला, नहीं, मैं तो बस आपसे बोल रहा था कि दरोगा मैम, आपको मुझे बताना चाहिए था। आखिर आप मुझे वहां लेकर किस लिए गई थी? इसलिए ना, ताकि हम दोनों साथ में मिलकर केस को सॉल्व कर सके। और अगर आपको काम अकेले ही करना था तो मुझे वहां पर ले जाने का क्या फायदा? शरण्या ने गहरी सांस ली और सामने देखते हुए कहा, अब मुझे कहाँ पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो मैं तुम्हें साथ में लेकर चलती। वैसे भी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां पर हूँ? स्वयं ने जवाब दिया, आपके दिल की धड़कनों को फॉलो किया है। उसकी ऐसी बकवास बात सुनकर शरण्या इरिटेट होकर उसकी तरफ देखने लगी, जिसे देखते ही स्वयं समझ गया कि उसने गलत लड़की के साथ फ्लर्ट किया है। तो वह माफी मांगते हुए बोला, ओके, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं वहां पर तुम्हारा मोबाइल फोन देखा था, उसके बाद कुछ खून के घसीटने के निशान थे, फिर गाड़ी के टायरों के निशान को फॉलो करते हुए मैं वहां पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर मैंने देखा तुम चिल्ला रही हो। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि तुम जमीन के अंदर हो। मैं बस अंदाजा लगाया और तुम तक पहुंच गया। शरण्या ने हल्का सा सर हिलाया और धीरे से कहा, तुम्हारा अंदाजा सही था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि शरण्या आज यह बात बिल्कुल जानती थी कि स्वयं नहीं होता तो आज वो जिंदा नहीं बचती। इस लड़के ने आज उसकी जान बचा ली, लेकिन अगर ग्रेटिट्यूड जताती तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगेगा, इसीलिए वह रहने देती है। और फिर दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे रहते हैं। पेरिस में कॉन्फ्रेंस हॉल में निकलने के बाद राजवीर सीधा होटल की तरफ जाने लगता, तभी अचानक उसे पीछे से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। राजवीर वह पलटकर देखता है तो पता है उसके पीछे एक लड़की यानी कि नूर वहां पर खड़ी हुई थी और उसे आवाज लगा रही थी। उसे देखकर उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती है। लड़की आखिर उसके पीछे क्यों पड़ी है? उसने देखा कि जब वो वहां से पेरिस आया, ये लड़की अक्सर उससे बात करने का ट्राई करती है, मगर वह उन्हें हर बार इग्नोर करके वहां से निकल जाता। इस बार भी वह इस लड़की के सामने नहीं आना चाहता। राजवीर वहां से सीधा होटल की तरफ निकल गया। उसे ऐसे इग्नोर करते हुए जाता देख नूर का दिमाग खराब हो गया। वह बोली, यह आदमी आखिर अपने आप को समझता क्या है? यह मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं इसे अपने आप को इस तरह से इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। ये जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम भी नूर सिंघानिया है, इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। यह बोलकर नूर उसके पीछे पीछे होटल में भाग जाती है। टीम के सभी सदस्य उसे यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं पर नहीं मिलती। अंदर राजवीर का असिस्टेंट भी राजवीर के साथ आगे बढ़ता है, वह उसके कुछ टीम मेंबर भी। फिर सब एलिवेटर में चले जाते हैं। तभी नूर सिंघानिया भागते हुए वहां आती है। एलिवेटर बंद हो रहा था, उससे पहले ही वह एकदम से दौड़कर आती है और अपना पैर रख देती है, जिससे एलिवेटर का दरवाजा बंद होने से पहले ही वापस खुल जाता है। नूर जब ऐसा करती है तो राजवीर नजर उठाकर उसकी तरफ देखकर चौंक जाता है। वह अंदर आती है और राजवीर की आंखों के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, वह गुस्से में लग रही थी। अचानक इस लड़की को अपनी आंखों के सामने ऐसे खुद को गुस्सा देखकर पता नहीं क्यों पर राजवीर अपना सलाइवा कटक लेता है। राजवीर कुछ बोलने ही वाला होता है कि नूर उसे कहती, शट अप, अपना मुंह बंद रखो। पता नहीं क्यों, लेकिन राजवीर एकदम से जब नूर को गुस्से में ऐसे बोलते हुए देखा तो उसकी जुबान अपने आप ही बंद हो जाती है। नूर राजवीर के असिस्टेंट, जो कि वहां पर असिस्टेंट था, तलपड़े नहीं था, उसे और उन सब लोगों की तरफ देखकर बोली, तुम लोग निकलो यहाँ से, तुम्हारा बॉस पहुंच जाएगा अपने कमरे में, लेट गेट आउट। अचानक नूर इतना जोर से चिल्लाती है कि सब लोग हड़बड़ा जाते। राजवीर का असिस्टेंट कंफ्यूज और हैरानी से राजवीर की तरफ देखता है और राजवीर भी
उसे चुपचाप वहां से चले जाने का इशारा करता है तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद नूर एलिवेटर में वहीं बंद करके रोक देती है। फिर वो राजवीर के कॉलर पकड़कर उसे एकदम से एलिवेटर की दीवार से लगा देती है। तुम अपने आप को समझते क्या हो राजवीर सिसोदिया? अचानक नूर की हरकत से राजवीर की आंखें फटी की फटी रह जाती। वह हैरान था, इस लड़की की हिम्मत कौन है ये, और ये क्या कर रही है? नूर अब तक गुस्से में राजवीर को देख रही थी। उसे राजवीर के कॉलर अपने हाथों में पकड़े हुए उसे एलिवेटर की दीवार पर लगाया हुआ था। राजवीर कड़क होकर खड़ा था, बिल्कुल बेचारे की तरह, जैसे कोई मासूम मर्द एक खतरनाक गुस्से वाली औरत के चुंगल में फंस गया। फाइनली थोड़ी हिम्मत जताकर राजवीर ने कहा, देखो ये तुम क्या कर रही हो, देखो ये सब ठीक नहीं, छोड़ो मुझे। उसकी ऐसी मासूमियत भरी बात सुनकर और ऐसे अनजान बनने की कोशिश देखकर नूर का दिमाग अब और भी ज्यादा खराब हो गया। हाँ मिस, हाँ ओके। नूर ने कॉलर छोड़ा तो राजवीर ऑकवर्ड हो गया, थोड़ा सीधा खड़ा हो गया। नूर 2 कदम पीछे पलटकर अपने माथे को रगड़ा और एक बार फिर से खतरनाक गुस्से वाली शेरनी की तरह दहाड़ मारकर राजवीर के पास आई। उसने दोनों हाथों को बीच में कैद कर लिया। राजवीर सिसोदिया, वह जोर से चिल्लाई। राजवीर की आंखें फटी और माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि खूबसूरत लड़की इतनी खतरनाक अवतार में उसकी आंखों के सामने क्यों खड़ी है और उसके साथ ये सब क्यों कर रही है। क्या इसलिए कि कमरा चेंज हो गया था और मैंने उसे कमरे में आकर उसे ऐसा बोल दिया था? राजवीर को पता तो नहीं था पर वह बोला, क्या तुम चाहिए तुम्हें? नूर राजवीर से बोली, तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो ना? यह तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर करो? राजवीर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे इग्नोर भी कैसे कर सकते हो? इस बात पर राजवीर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं? तुम प्लीज हटो यहाँ से और जाने दो मुझे। राजवीर नूर के चुंगल में बुरी तरह से फंस चुका था। वह बेचारा यहाँ से जाना चाहता था लेकिन नूर का इरादा उसे जाने देने का नहीं था। वह राजवीर के और करीब आई। अचानक वह इतने करीब आ गई कि उसके परफ्यूम की खुशबू राजवीर की नाक में घुस गई, मगर उसे डर ज्यादा लग रहा था इसलिए वह और भी ज्यादा दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इतना डर तो उसे कभी किसी चीज से लगा ही नहीं था जितना इस वक्त इस लड़की और इसके गुस्से भरी आंखों से लग रहा था। नूर राजवीर के पास आकर बोली, तो तुम मुझे नहीं जानते? राजवीर ने ना में सर हिलाया। राजवीर की ऐसी हरकतों से नूर का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो गया। इसने दीवार पर जोर से हाथ मारा। राजवीर ने एकदम से घबराकर आंखें बंद कर ली। नूर ने कहा, ऐसे कैसे नहीं जानते? हम कितनी बार मिल चुके हैं। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, वहां पर भी तुम मेरे करीब आए। इसके बाद हम क्लब में मिले, वहां पर तो तुम मेरे कुछ ज्यादा ही करीब आए और कहा कि मैं तुम्हारी हूँ। यही कहा था ना कि यू आर माइन। हमारी सबसे पहली मुलाकात भूल गए? कार रेस में जहाँ तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें थैंक यू बोल रही थी। हमारी इतनी मुलाकातें हो चुकी हैं और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते? आखिरी वाली लाइन नूर ने गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोली। उसकी आवाज पूरे एलिवेटर में गूंजने लगी। नूर की बात सुनकर राजवीर चौंक गया। अब उसकी समझ में आ रहा था कि ये लड़की क्यों बुरी तरह से उसके पीछे पड़ी है। इसका मतलब इसके सामने अब से पहले जो आया था वह राजवीर नहीं बल्कि आरजे था। मतलब यह लड़की उसकी फ्लर्टिंग का शिकार थी। और 1 मिनट, क्या कहा इसने अभी अभी? इस लड़की ने एक्सीडेंट हॉस्पिटल, राजवीर ने नूर से कहा। तो क्या तुम वो वही थी जो एक्सीडेंट के बाद मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी? इस बात पर नूर ने अपनी आईब्रोज उचकाई और बोली, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो मिस्टर राजवीर सिसोदिया? राजवीर ने ना में सर हिलाया। नूर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं ही थी और तुम्हारे लिए मैं इतना परेशान हुई थी, पता भी है तुम्हें? तुम होश में भी नहीं आए थे, तुमने मुझे देखा भी नहीं था और फिर अपनी बाहों में लेकर इतना बोलकर नूर थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी। पर फिर भी उसने बोला, तुमने मुझे अपनी बाहों में भी खींचा था। फिर पता नहीं अचानक तुम्हारे सर में दर्द हुआ, क्या हुआ? तुम जोर से चिल्लाकर कहा कि चली जाओ यहाँ से। उस रात मुझे कितना इंसल्टिंग फील हुआ था। उसके बाद क्लब में वहां पर भी जाकर तुम क्लब के बाहर निकले तो अचानक ही अनजान बन गए। क्लब के अंदर तो तुम मेरी बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे और जब तुम बाहर मिली तो तुमने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और गाड़ी लेकर चले गए। और अब भी मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। यह सब क्या है? क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नूर की बातें सुनकर राजवीर समझ गया था कि इसमें नूर की कोई गलती नहीं है। अब आरजे उसके सामने आता है, वो सिर्फ उसे ही जानती है, पर दोनों की शक्ल एक ही है, शरीर भी एक ही है। ऐसे डिसएडवांटेज तो उसे बहुत बार भुगतने पड़े हैं। जब प्रॉब्लम्स को आरजे क्रिएट करता है उसमें फंसकर उन्हें सॉल्व करने का काम राजवीर करता है। इस दौरान वह काफी परेशान हो जाता है। पता नहीं यह सब कब तक चलने वाला था, लेकिन वह नूर को सब कुछ बताना भी नहीं चाहता था। वह आरजे के बारे में किसी को नहीं बचा सकता था, किसी को भी नहीं। हिम्मत करके राजवीर नूर से बोला, हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी अचानक वहाँ हॉस्पिटल में तबीयत खराब हो गई थी और क्लब के बाहर मुझे किसी जरूरी काम से तुरंत ही निकलना पड़ता, इसलिए आई
रियली सॉरी, पर क्या तुम थोड़ा सा दूर हो सकती हो? तुम काफी ज्यादा क्लोज खड़ी हो। नूर एकदम से राजवीर की काफी क्लोज खड़ी हुई थी और राजवीर को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। राजवीर की बात सुनकर वह 4 कदम पीछे होकर खड़ी हो जाती है तो राजवीर को राहत की सांस आती है। नूर राजवीर से बोली, कभी कभी मुझे तुम समझ में नहीं आते हो। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो मिस्टर राजवीर? राजवीर ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसके बाद राजवीर लिफ्ट के बटन को दबाकर फिर से चालू करते हुए बोला, प्लीज मैं किसी के साथ नहीं खेल रहा हूँ। मैंने कहा ना, हॉस्पिटल में मेरी अचानक तबीयत खराब हुई थी और क्लब के बाहर आने के बाद मुझे कुछ जरूरी काम से फटाफट निकलना पड़ा था, बस इसलिए थोड़ी ही देर में लिफ्ट फ्लोर पर आकर रुकती है। तो राजवीर कहता है, अब मैं चलता हूँ और तुम्हें जो मेरी वजह से परेशानी हुई उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी है, बोलकर राजवीर जाने लगा और अपने मन मन में बोला, साले आरजे तेरी तो मैं बैंड बजा दूंगा। कभी अचानक नूर की आवाज से राजवीर एकदम से रुक जाता। 1 मिनट रुको। राजवीर रुक गया और उसने पलटकर नूर की तरफ देखा। नूर चलते हुए उसके पास आई और फिर एकदम से उसके पास करीब आकर बोली, तुमने क्लब में जो कहा था उसका मतलब क्या था? नूर की बात सुनकर राजवीर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, क्या कहा था मैंने क्लब में? मुझे ठीक से याद नहीं। नूर अपने आईब्रोज को सिकोड़ लेती है और पूछती है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुमने क्या कहा था? नूर, यू आर माइन, इसका मतलब क्या था? तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं? नूर की बात सुनकर और अचानक उसके नजदीक आने से राजवीर की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। नूर राजवीर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इस बात में कोई शक नहीं था, पर वह जानना चाहती थी कि आखिर इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। ये लड़का उसके लिए किसी पहेली की तरह था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। राजवीर थोड़ा हकलाते हुए बोला, वो एक्चुअली वो क्या है ना कि उसे इतना हकलाते हुए देख, क्लियर ना बोलते हुए देखकर नूर समझ गई थी शायद उसने ही उसकी बातों को गलत तरीके से मान लिया था। 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, इट्स ऑल राइट, अब दोबारा दिखनाई मत देना मुझे। ये बोलकर गुस्से से नूर वहां से चली जाती है। एक अजीब सा दर्द हुआ उसके दिल में, पता नहीं क्यों। राजवीर चुपचाप खड़ा नूर को जाता हुआ देखता रहा। अपने कमरे में आने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर गई। तकिए को अपने चेहरे के ऊपर रखकर हल्की सिसकिस के आवाज के साथ पूरे कमरे में गूंजने लगी। वह रो रही थी। आई हेट यू राजवीर सिसोदिया, आई हेट यू। रात के टाइम नूर क्लब में बैठी थी। पेरिस में ये क्लब काफी ज्यादा फेमस था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, काफी इंजॉयमेंट हो रहा था। बार डांसर डांस कर रही थी, लोग उनके ऊपर शराब और पैसे उछाल रहे थे, मस्ती में झूम रहे थे। लेकिन नूर एक कोने में कुर्सी पर बैठी हुई थी, चेहरे पर दर्द, आंखों में हल्के से आंसू और बेचैनी। सामने शराब रखी थी, शराब पिए जा रही थी। राजवीर ने उसका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया था। वह थोड़ी दर्द में थी, उसे इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी, यह वह नहीं जानती थी, मगर फिर भी उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अपने दर्द दिल को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लेना पड़ा था। तभी कुछ लफंगे लड़के नूर की तरफ आते हैं। उसमें से एक उसके अपोजिट साइड वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट हैपेंड स्वीट हार्ट, इज देयर एनीथिंग यू वांट? क्या हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं? नूर ने अपनी आंखों को सिकोड़कर उन लोगों की तरफ देखा और कहा, गेट लॉस्ट, डोंट डिस्टर्ब मी। उसके बाद वह फिर से शराब पीने लगती है, लेकिन वह लड़के इतनी आसानी से नूर को छोड़ने के इरादे में नहीं थे। सब लोग उसे घेर कर बैठ जाते हैं, उसे टच करने लगते हैं। क्या बात है, दिस गर्ल इज सो सॉफ्ट, लुक एट हर हैंड्स, ओ माई गॉड। वे टच कर रहे थे। नूर को गुस्सा आया, वह उनके हाथों के टच से दूर होती हुई बोली, आई सेड डोंट टच मी, What the hell are you doing? Go away from here, otherwise I call the police. लेकिन उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नूर उठकर जाने लगी। एक आदमी ने उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। नूर हैरान हो गई, लेकिन वह झटपट उठने की कोशिश करने लगी। उस आदमी ने कसकर नूर को पकड़ लिया। तभी दूसरे ने शराब का गिलास भरकर उसके मुंह पर पकड़ते हुए कहा, हमारे हाथों से भी थोड़ी पी लो, नशा 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद वो जबरदस्ती शराब का गिलास उसके मुंह में उड़ेल देते हैं। नूर को वो लोग जबरदस्ती बहुत सारी शराब पिलाते हैं। तभी एक आदमी हंसते हुए कहता है, पिलाओ पिलाओ, अच्छे से पिलाओ, अरे ये नशे में होगी तभी तो हम सबको झेल पाएगी। वो लोग टूटी फूटी हिंदी में बोलकर आपस में हंस रहे थे। नूर छटपटाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन लोगों ने उसे इतनी ज्यादा शराब पिला दी थी कि अब उसका सिर चकराने लगा था। वो लोग नूर को उठाकर क्लब से बाहर ले गए। उन्होंने नूर को गाड़ी में डाला और खुद भी गाड़ी में बैठ गए। नूर काफी ज्यादा मदहोश हो चुकी थी। वह यहाँ से जाना चाहती थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि वह किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। लेकिन वह इतनी नशे में थी कि खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वे लड़के नूर के करीब आ रहे थे। कोई इसके कपड़ों को उठा रहा था तो कोई उसकी बॉडी पार्ट्स को टच करने की कोशिश कर रहा था। ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, शी लाइक्स अ गॉडेस, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। नूर
की टांगों को टच करते हुए कहा। नूर ने गुस्से में कहा, दूर रहो मुझसे, डोंट टच मी, लेट मी गो। लेकिन वे लोग नूर को इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। उन्होंने नूर को दबोच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। तभी अचानक किसी ने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। एक लड़का बाहर देखता तो है कोई खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा, शायद गाड़ी के ऊपर की तरफ था। उसने दरवाजा खोला और कहा, कौन है, जान प्यारी नहीं है क्या? तभी किसी ने उस आदमी का कॉलर पकड़ा और खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। वह सीधा जमीन पर जाकर गिरा। सब लोग चौंक गए और धीरे धीरे कर बाहर आ गए। बाहर जो इंसान खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर सिसोदिया था। राजवीर ने पहले ही देख लिया था जिस तरह वो लोग नूर को गाड़ी में डाल रहे थे। वो समझ गया था कि लोग नूर के साथ कुछ बहुत बड़ा गलत करने वाले हैं। नूर बहुत नशे में थी। वह इतनी नशे में थी कि अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही थी और ना ही अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। वे सारे लोग राजवीर को वहां देखकर उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन किसी एक्शन हीरो की तरह राजवीर एक एक को पकड़कर इतना मारता है कि वो लोग खुद ही डरकर वहां से भाग जाते हैं। उनके भाग जाने के बाद राजवीर फाइट खत्म करके गाड़ी की तरफ आता है और अंदर झांककर देखता है कि नूर मदहोशी की हालत में सीट पर पड़ी हुई लगातार यही बड़बड़ा रही है, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे जाने दो, डोंट टच मी। उसे इस हालत में देखकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली। उसने नूर के हाथों को पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला और गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया। वह उसे होटल में सीधा अपने रूम में ले गया। पता नहीं क्यों उसने उसे उसके कमरे में नहीं छोड़ा, शायद इसलिए क्योंकि वह काफी ज्यादा मदहोश थी और इस हालत में अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी या उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। राजवीर ने उसे इस हालत में अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। नूर ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली तो सामने राजवीर को देखा, जो उसे अपनी गोद में लेकर कमरे में दाखिल हो रहा था। राजवीर ने पांव से दरवाजा बंद किया और नूर को बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। नूर हंसने लगी। उसने इस तरह हंसता हुआ देखकर राजवीर थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। नूर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से अपनी उंगली को उसके चेहरे पर फिराते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो, आखिर तुमने दिखाई दिया कि तुम वाकई में मुझे पसंद करते हो ना, बोलो ना, तुम मुझे पसंद करते हो ना। राजवीर कुछ नहीं बोला। उसने नूर को लिटाया और वापस जाने के लिए पलटा ही कि नूर ने तुरंत राजवीर के कपड़े पकड़ लिए और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। राजवीर संभल नहीं पाया और एकदम से नूर के ऊपर जा गिरा। राजवीर की धड़कनें बहुत तेज हो गई जब उसने नूर की आंखों में देखा। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मदहोश आंखें ठीक से खुल भी नहीं पा रही थी, मगर जिस तरह से वो मुस्कुराकर उसे देख रही थी, राजवीर को अचानक कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। नूर ने राजवीर के चेहरे पर अपने हाथों में पकड़ा और मदहोशी भरी आवाज में बोली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ राजवीर। तुम ही हो वह जिसकी मुझे तलाश थी, मेरे सपनों के राजकुमार। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा उसी वक्त मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। नूर की बात सुनकर राजवीर हैरान था, मगर उसकी धड़कनें हर सेकंड के साथ तेज हो रही थी। वह अब तक नूर के ऊपर गिरा हुआ था। राजवीर नूर की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे ख्याल से मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें लग रहा है। नूर ने राजवीर से कहा, नहीं, क्या बोल रहे हो, तुम कौन हो, तुम अलग कौन हो? आई लव यू राजवीर सिसोदिया, आई लव यू। पता है जब तुमने इस बात का जवाब नहीं दिया था तो मुझे पसंद करते हो या नहीं, तो मुझे लगा था कि नहीं, मेरा दिल टूट गया और तुम इस तरह से मेरा दिल नहीं तोड़ सकते राजवीर, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब दिल टूटता है। मैंने इसी डर से किसी से दिल नहीं लगाया, मगर तुमसे लग गया। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे छोड़कर मत जाना, आई लव यू। इतना कहते ही नूर ने राजवीर को करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। राजवीर को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई, उसके सीने में हलचल मच गई। वह सांसों को तेज करने लगा। नूर ने राजवीर को कसकर अपनी बाहों में दबोच लिया और फिर पैशनेटली उसे किस करने लगी। राजवीर अब तक खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर नूर की मदहोशी जैसे अब उसके दिमाग पर हावी होने लगी। उसने बिस्तर की चादर को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ा और फिर वह भी पैशनेटली नूर को किस का रिस्पॉन्स करने लगा। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करके वह नूर की बॉडी को सहलाने लगा और बेहद अग्रेसिव होकर उसे किस करने लगा। किस के दौरान नूर की सिसकियां निकलने लगी जो राजवीर को बेचैन करने लगी। कुछ सेकंड के लिए वह सब कुछ भूल गया और नूर के साथ इस तरह पैशनेटली पल में डूब गया। किस करते करते अचानक नूर के होठ ने मूव करना बंद कर दिया। उसी वक्त राजवीर थोड़ा होश में आया। अपने होठ को जरा नूर के होठ से अलग करके जब उसने नूर के चेहरे को देखा तो पाया वह गहरी नींद में सो गई। उसके बीच में अचानक कैसे सो गई? लड़की अजीब है, कितनी अजीब, पर वह उसे क्यों पसंद करती है, वह उसे क्यों प्यार करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की आरजे से प्यार करती है और आरजे उसी के अंदर तो है? ये सोचते ही राजवीर को काफी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। तुरंत नूर के ऊपर से खड़ा होकर कुछ सेकंड
तक उसे देखता ही रहता है, फिर तुरंत वहां से चला जाता है। अगली सुबह धीरे धीरे नूर की आंखें खुलती है। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसके सर में जैसे कोई लगातार हथौड़े मार रहा हो। इतना तीखा दर्द हो रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली, वो खुद को ब्लैंकेट में लिपटे हुए बिस्तर पर पाया। धीरे धीरे जैसे तैसे खड़ी हुई और उठकर बैठ गई। फिर चारों तरफ देखने लगी। उसका सिर अब थोड़ा थोड़ा घूम रहा था, मगर वो थोड़ा होश में आई। तभी दरवाजे पर खटपट हुई। नूर ने दरवाजे की तरफ देखा। रूम सर्विस से कोई आया था। उसने वहां ब्रेकफास्ट और कॉफी के साथ हैंगओवर का लिक्विड भी रखकर चला गया। नूर ने आगे बढ़कर सबसे पहले हैंगओवर उतारने वाली लिक्विड ली। थोड़ी ही देर बाद वह बाथरूम में फ्रेश होने आई। उसने कॉफी पी और ब्रेकफास्ट करने लगी। वह सोचने लगी, रात में मेरे साथ क्या हुआ, अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई। तभी उसकी नजर चारों तरफ गई। उसने महसूस किया कि यह कमरा उसका नहीं है। कमरे का माहौल उसके कमरे जैसा नहीं लग रहा था। नूर तुरंत इधर उधर देखने लगी। उसने अलमारी के पास जाकर अलमारी खोली। वहां पर जो कपड़े रखे थे उसके नहीं थे। जो सामने लगेज था वो भी उसका नहीं था। उसने फटाफट दरवाजे के पास जाकर रूम नंबर चेक किया। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ओ माय गॉड, यह कमरा राजवीर का है। नूर हैरानी से बोली, राजवीर सिसोदिया? मैं राजवीर सिसोदिया के कमरे में क्या कर रही हूँ? ओ माय गॉड, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? उसके मन में डर और घबराहट थी। कहीं मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत तो नहीं की, वह सोचने लगी। पर मैं तो क्लब में थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उसे सिर्फ इतना याद आया कि वह टूटे हुए दिल के साथ बैठकर शराब पी रही थी। तभी कुछ बदतमीज लड़के उसके पास आए। उसके साथ गलत हरकतें करने लगे। उसने जबरदस्ती उसे शराब पिलाई। उसके बाद वह पूरी तरह से नशे में हो गई। तो उसे कुछ भी याद नहीं रहा उसके साथ क्या हुआ। उसने सर पीटते हुए कहा, डैम इट, क्या जरूरत थी मुझे रात को वहां जाने की? लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। राजवीर के कमरे में। नूर समझ नहीं पा रही थी। कमरा भी इस वक्त खाली था। राजवीर वहां नहीं था। नूर अपने कमरे में चली गई। फिर तैयार होकर वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए नीचे आई, जहाँ उसकी टीम पहले से उनका इंतजार कर रही थी। नूर का फोन भी शायद क्लब में ही गिर गया था, इसलिए उसे सबसे पहले अपने लिए एक नया फोन अरेंज करना पड़ा। आन्या ने एक खूबसूरत पेंटिंग तैयार की थी। उसने अपनी फ्लावर शॉप के बाहर उन पेंटिंग्स को लगा दिया। वो पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत थी कि काफी लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। उसकी ज्यादातर पेंटिंग्स बिकने लगी थी। वो बहुत खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आन्या अपने कलर्स और ब्रशेस लेकर उन्हें धोने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने ब्रश वहीं रखे और अपने फोन के पास गई, हाथ साफ करके। जब उसने फोन उठाया तो स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, नक्श। नक्श का नाम देखकर आन्या न सिर्फ चौंक गई बल्कि कंफ्यूज हो गई। यह मुझे अब क्यों कॉल कर रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कॉल करने की? आन्या ने कॉल उठाया। नक्श, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे कॉल मत करना। दूसरी तरफ से आवाज आई, आन्या मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कॉल करने के लिए मना किया, लेकिन मेरा कॉल करना बहुत जरूरी था। क्या इस वक्त हम मिल सकते हैं? आन्या ने गहरी सांस लेकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। और मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ना तुम मेरे सामने और ना ही अपने सामने आने के लिए कहो। आन्या कॉल काटने ही वाली थी, तभी नक्श ने कहा, आन्या प्लीज मेरी बात सुनो। आन्या ने फोन कान पर लगाते हुए गुस्से से कहा, क्या है नक्श, बोलो। नक्श बोला, प्लीज आन्या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, हमारी दोस्ती की खातिर। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज मना मत करना। कुछ सेकंड के लिए आन्या चुपचाप खड़ी हुई। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। समंदर किनारे पर खड़ा हुआ नक्श लहरों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कुछ खास भाव नहीं थे, बस वो चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। सूरज ढलने लगा। हल्की लाल रोशनी चारों तरफ फैल गई। आसमान में पंछी उड़ रहे थे, शायद अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे थे। समुद्र के किनारे पर कुछ लोग टहल रहे थे, चहल पहल थी। तभी नक्श को पीछे की तरफ किसी की आवाज सुनाई दी। नक्श जब पलट कर देखता है तो पता चलता है कि उसके पीछे आन्या खड़ी है। वह अपने पहले वाले लुक में 100 किलो का वजन, ऊपर से आंखों पर काला चश्मा और हाथों में छड़ी। आन्या अपने पहले वाले लुक के साथ आई थी। सर पर उसने स्कार्फ बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा काफी ढका हुआ था। उसने अपना पूरा मेकओवर किया हुआ था, जिससे वो पहले की तरह लग सके। आन्या को देखकर नक्श हल्का सा मुस्कुराया। वह आन्या के पास आया और उसे हक कर लिया। तुम आ गई, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम ना आओ, नक्श ने कहा। जब नक्श ने आन्या को हक किया तो आन्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर के जख्म उभर गए हों। उसका दर्द ताजा हो गया। उसने नक्श को अपने आप से थोड़ा अलग करते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नक्श उसने अंधा होने की एक्टिंग की। नक्श उसका हाथ पकड़कर उसे छोटी सी दीवार के पास ले गया और आराम से बैठने को कहा। बैठो आराम से। पहले तुम मुझे यह बताओ, तुम कैसी हो? अचानक तुम घर से कहाँ चली गई और फिर वापस लौटकर भी नहीं आई? आजकल तुम कहाँ पर हो? नक्श ने पूछा। आन्या ने नक्श की तरफ नहीं देखा। वह सामने की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मुझे यह सब कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया? पहले मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझको तुमसे क्या काम है? क्योंकि मेरा हालचाल पूछने के लिए तो तुमने यहाँ नहीं बुलाया। यह बात कुछ हजम नहीं होती।
तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? आन्या की बात सुनकर नक्श की मुस्कुराहट गायब सी हो गई थी। वह बोला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो आन्या? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर हम अब भी दोस्त हैं। मुझे फिक्र है तुम्हारी, मैं चिंता करता हूँ। जब तुम घर से चली गई तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे लिए कितना परेशान था। नक्श के मुंह से यह बातें सुनकर आन्या को कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आखिर वह कैसे भूल सकती है कि बचपन से ही प्यार किया था उस इंसान से। नक्श ने आन्या के हाथों में अपने हाथों को पकड़कर कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ आन्या, मैं चाहता हूँ कि तुम घर आ जाओ मेरे साथ। यह सुनकर आन्या ने कहा, पर अब उस घर में मेरे लिए कुछ नहीं है। नक्श ने कहा, मैं हूं ना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वहाँ सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारी बहन, मैं हूं ना, तुम प्लीज आ जाओ। आन्या कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई, वह कुछ सेकंड के लिए चुपचाप बैठी। नक्श ने कहा, आन्या मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी थी। आन्या ने कहा, बोलो, मैं सुन रही हूँ। नक्श ने वह बात कही जो सुनकर आन्या हैरान थी, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। नक्श बोला, एक्चुअली तुम्हारे मॉम डैड रूपाली को उसकी कंपनी का सीईओ बनाना चाहती है। सुनकर आन्या ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, वो चुपचाप बैठी रही। नक्श ने कहा, कंपनी के आधे शेयर्स तुम्हारे पास है, इसलिए इस कंपनी पर तुम्हारा भी आधा हक है। जब तक तुम्हारे शेयर तुम्हारे पास है, तुम्हारी मर्जी के बिना रूपाली सीईओ नहीं बन सकती। हमारी शादी के लिए उसका सीईओ बनना बहुत जरूरी है। आन्या, तो क्या तुम उन शेयर्स को रूपाली के नाम कर सकती हो? नक्श की बात सुनकर आन्या हैरान थी। तो क्या इस चीज के लिए नक्श ने उसे यहाँ पर बुलाया था? एक पल आन्या, हम सबको तुम्हारी फिक्र। रूपाली ने तो इनफैक्ट मुझसे कहा है कि जैसे ही वह सीईओ बन जाएगी वह तुम्हारे लिए कोई बिजनेस खोलकर तुम्हें देगी जिसे तुम अपने बलबूते पर चला सको। उसे भी तुम्हारी इतनी ही फिक्र है आन्या, वह भी तुमसे प्यार करती है। हम सब तुमसे प्यार करते हैं यार। आन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह नक्श की बात पर कैसे रिएक्ट करे। उसे तो सिर्फ हंसी आ रही थी। प्यार, उसके घरवाले ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, और उसकी बहन ने उसे बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं किया, यह तो शायद उसके अलावा कोई जानता भी नहीं। आन्या ने कहा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की, इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है नक्श। आन्या खड़ी होकर बोली, तुम यही चाहते हो ना कि मैं घर आकर कंपनी के जो शेयर्स मेरे नाम पर हैं वह सारे रूपाली के नाम कर दूं? तो ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। नक्श खड़ा होकर उसके बाद आन्या वहां से चली जाने लगी, पर जाने से पहले वह रुक कर बोली, यह आखिरी बार था जो मैं तुम्हें तुम्हारे मांगने पर कुछ दे रही हूँ। आज के बाद कभी मुझ पर अपने दोस्त होने का हक मत जताना, क्योंकि इन शर्ट के साथ मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्ती भी वापस लौटा रहा हूँ। उसके बाद आन्या वहां से चली जाती है। नक्श वहीं खड़ा रहता है। थोड़ी देर में आन्या अपने घर पहुंचते ही वह बेजान सी होकर सोफे पर गिर जाती। फिर सोफे के कोने में अपने हाथों को जोर से पकड़कर अपनी आंखें बंद करके अंदर की सिसकियां रोकने की कोशिश करती। वह अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह अपने आंसुओं को रोकने की इतनी कोशिश करती है, फिर भी वो रोक नहीं पाती। उसके दिल का दर्द इतना ज्यादा हो चुका था कि उसके आंसू अपने आप ही टपकने लगे। कुछ देर तक वह खुलकर रोती है, जी भर के। जब वह रोकर थक जाती है, अपने पुराने मेकअप और 100 किलो के गेटअप को निकाल देती है। वह अपने पहले की तरह 45 से 46 किलो के गेटअप में आकर वह आराम से बिस्तर पर गिर जाती है। उसकी आंखों से अब भी आंसू गिरकर तकिए को भिगो रहे थे। तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। आन्या के मोबाइल फोन उठाकर देखा तो पाया डीडी उसे कॉल कर रहा है। आन्या के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। वह उठकर बैठ गई और अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए गहरी सांस लेकर डीडी का कॉल रिसीव किया। हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ से मिस्टर डीडी की डार्क आवाज आन्या के कानों में पड़ी। आर यू ऑल राइट? सिर्फ इतना ही उसने सुना। आन्या समझ गई कि वह जिस दर्द से गुजर रही है डीडी को शायद यह पता चल चुका है। उसने कहा, नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ से कोई आवाज नहीं आई। तभी डीडी की आवाज सुनाई दी, आन्या, क्या तुम मेरे पास आना चाहती हो? डीडी की बात सुनकर आन्या का दिल जोर से उछलने लगा। इस वक्त शायद उसे उसी की जरूरत थी। आन्या ने अपनी आंखें बंद की, आंसू टपक गए। उसने कहा, मुझे अभी तुम्हारे पास आना है। डीडी ने अपनी डीप आवाज में कहा, गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आन्या बिस्तर से खड़ी होकर खिड़की के पास जाती है। वह पर्दे को हटाकर देखती है तो नीचे एक बहुत बड़ी काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी। उसे देखकर आन्या ने कहा, तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? कुछ सेकंड के बाद दूसरी तरफ से डीडी की गहरी आवाज आन्या को सुनाई देती है, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। तुम्हारे जज्बात मैं अपने सीने में महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें कब मेरी जरूरत होती है मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। अब जल्दी आओ, मैं ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आन्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका दिल उसके सीने में उछलने लगता है, शोर मचाने लगता है। और वह एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहती। वह फटाफट तैयार हो जाती है और घर से बाहर आती है। घर को लॉक करने के बाद वह नीचे आकर गाड़ी में बैठ जाती है। जल्द ही आन्या की आंखों को बांधकर उसे एक बंगले में लाया जाता है। बंगले में आने के बाद आन्या की आंखों से पट्टी हटा दी जाती है। आन्या बस दौड़ती हुई सीढ़ियों से होती हुई एक कमरे के पास आकर खड़ी हो जाती है।
कमरे के पास आकर उसकी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती है। फिर वह कमरा अपने आप खुल जाता है, जैसे आन्या का स्वागत कर रहा हो। आन्या की सांसें जरा सी तेज हो जाती हैं। अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाती है। फिर उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरे में आन्या खड़ी हुई थी। उसने अपनी कमर पर किसी के हाथ को महसूस किया। पीछे से आकर किसी ने उसे बाहों में पकड़ लिया। जाने पहचाने परफ्यूम की महक से वह समझ गई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह एकदम से पलटी और डीडी को कस के गले, जैसे उसे इस हक की हद से ज्यादा जरूरत थी। उसने खुद को 2 मजबूत बाहों में कसा हुआ पाया। उसके दिल को अचानक सुकून मिल गया। उसका दौड़ता हुआ दिल जैसे अचानक शांत होकर रिलैक्स होकर बैठ गया। फिर अजीब सी शांति पूरे बदन में दौड़ गई। उसने डीडी की ओर देखा और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, थैंक यू, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। आन्या बताना नहीं चाहती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से जब डीडी से नहीं मिल तो उसकी रातें बड़ी बेसब्री से कटने लगी। डीडी की बाहों में सोने की उसे आदत सी हो गई थी। जब भी वह 2-3 दिन कहीं बाहर जाता तो उसकी रातें कटती ही नहीं थी। आन्या के कानों में डीडी की गहरी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम ठीक हो? कुछ देर हग करने के बाद आन्या हग ब्रेक करती है। अंधेरे में वह डीडी का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, पर अब उसकी बाहों में खड़ी हुई आन्या डीडी से बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुमसे कुछ बात करनी है। पहले ये बताओ कि तुम कैसे हो और इतने दिनों कहाँ थे? डीडी हल्का सा मुस्कुराया। आन्या के गाल को सहलाते हुए बोला, अपने पति को मिस कर रही थी। पति शब्द सुनते ही आन्या के गाल लाल हो जाते हैं। डीडी ने कहा, किसी जरूरी काम से गया था। अगर काम जरूरी नहीं होता तो तुमसे दूर मैं कभी नहीं जाता। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें अपनी बाहों में लेना, तुम्हें किस करना, तुम्हें प्यार करना बहुत मिस किया। क्या तुमने भी मुझे मिस किया? डीडी के सब सुनकर आन्या का पूरा चेहरा लाल हो गया। धड़कनें तेज हो गई और रोंगटे खड़े हो गए। वह क्या जवाब दे? उसे बहुत शर्म आ रही थी। वह कैसे बोले कि वह मिस नहीं कर रही थी बल्कि तड़प रही थी उसकी बाहों में आने के लिए। आन्या चुप्पी तोड़कर डीडी ने कहा, तो तुमने मुझे मिस नहीं किया? ठीक है, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हें आना पड़ा, तुम जा सकती हो। डीडी पलटकर जाने लगा। आन्या ने तुरंत अंधेरे में डीडी को पकड़ा और बोली, ऐसी बात नहीं है। अचानक डीडी रुक गया। पलटकर उसने आन्या की तरफ चेहरा किया। आन्या थोड़ा सा एम्बेरस हो गई और अपने निचले होठ को चबाने लगी। डीडी ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया, तो क्या तुमने मुझे मिस किया? आन्या के गले से शब्द ही नहीं निकले। डीडी के करीब, बहुत करीब आया। आन्या को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, यू वॉन्ट मी बेबी राइट नाउ? आन्या को महसूस हुआ जैसे उसके बदन में करंट दौड़ रहा हो। उसका शरीर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, हाँ, उसे डीडी की बहुत जरूरत है। आन्या खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और बोली, यस आई वॉन्ट यू राइट नाउ। इसके बाद उसने खुद ही आगे बढ़कर डीडी के होठों पर किस कर दिया। अंधेरे में ही डीडी मुस्कुराया और आन्या को बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में एक बार फिर से डूब गए। रात के वक्त में आन्या इस वक्त डीडी की बाहों में थी। दोनों बिस्तर में थे और दोनों के बदन पर सिर्फ एक चादर के अलावा और कुछ नहीं था। कमरे में हमेशा की तरह बहुत अंधेरा था। आन्या ने डीडी के सीने पर अपना सर रखा हुआ था, जहां से वह डीडी के दिल की धड़कनों को आसानी से सुन सकती थी। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आंखों को बंद करके वह इतने अच्छे से इन धड़कनों को एंजॉय कर रही थी मानो कोई सुरीला म्यूजिक सुन रही हो। उसे पता नहीं चला कि कब वह अपने सारे दुख दर्द भूलकर इन धड़कनों में खो गई, डूब गई। डीडी प्यार से आन्या के बालों में उंगलियां घुमा रहा था, उसके बालों को हल्का हल्का सहरा रहा था। उसके बाद डीडी ने आन्या को कहा, क्या तुम बहुत थक गई हो? सुनकर आन्या ने अपनी आंखें खोली और कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह थक गई थी, लेकिन अगर डीडी फिर से शुरू करना चाहता था तो बिल्कुल तैयार थी। पता नहीं क्यों उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि डीडी उसे जितना प्यार करे उसे कम ही लगने लगा था। डीडी ने आन्या से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम थोड़ी देर में फिर शुरू करेंगे। यह सुनकर आन्या के गाल लाल हो गए और कान गर्म हो गए। इसके बाद डीडी ने आन्या से पूछा, तुम आज इतनी परेशान किस लिए थी? डीडी की यह बात सुनकर अचानक आन्या को याद आया कि वह क्यों इतना दुखी थी। उसके होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। वह मोमेंट, नक्श की वह बातें याद करके उसके दिल में कहीं कोने में थोड़ी सी बेचैनी उभरने लगी। वह डीडी से कुछ छुपाना नहीं चाहती। हालांकि डीडी को तो ऑलरेडी सब कुछ पता था, पर वह सिर्फ आन्या के मुंह से सुनना चाहता था। वह चाहता था कि आन्या उसके साथ सब कुछ शेयर करे, सब कुछ। आन्या डीडी से बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली आज मुझे नक्श का कॉल आया था और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। यह बोलकर आन्या कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसने अजीब तो लग रहा था ये सारी बातें डीडी को बताना, पर वह बताना चाहती थी, कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। कहीं नक्श की बात सुनकर डीडी को गुस्सा तो नहीं आएगा। वह नहीं जानती थी। कुछ सेकंड तक उसने डीडी को कुछ बोलने का इंतजार किया। डीडी ने सिर्फ इतना कहा, फिर। आन्या अब तक डीडी की बाहों में थी। उसका सिर डीडी के सीने पर रखा हुआ था और डीडी प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। आन्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने
मैं उससे मिलने के लिए गई थी। जैसे पहले दिखती थी वैसे ही 100 किलो की लड़की, वो आंखों से देख नहीं सकती थी, बेबस और लाचार। जैसे मैं उस घर से निकली थी वहां पर हम लोगों ने कुछ बातें की और उसने मुझे घर आने के लिए फोर्स किया। उसने कहा कि मैं अपने घर वापस लौट आऊं, वहां मेरा परिवार इंतजार कर रहा, पर मैंने मना कर दिया। उन लोगों में से कोई भी नहीं जो मुझे थोड़ा सा भी अपना मानता है या मुझसे प्यार करता। मुझे बर्बाद करने के लिए मेरी ही फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कहा कि मैं अपने नाम किए हुए सारे शेयर्स जो ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे नाम किए थे उन सबको रूपाली के नाम कर दूं, ताकि वो कंपनी की सीईओ बन जाए और फिर उन दोनों की शादी आसानी से हो जाए बिना किसी दिक्कत के। यह बोलकर आन्या चुप हो गई। इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर उसे डीडी की आवाज सुनाई दी, तो तुमने क्या फैसला लिया? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वह बोली, अभी तक कोई फैसला नहीं किया, पर मैंने उसे बोल तो दिया है कि मैं आऊंगी और अपने शेयर्स रूपाली को दे दूंगी, पर अब तक कुछ सोचा नहीं। तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद आन्या चुपचाप होकर डीडी के बोलने का इंतजार करने। थोड़ी ही देर में आन्या ने खुद को बिस्तर पर पाया। वह तकिए पर सिर रख के लेटी हुई थी। फिर अचानक उसने अपने ऊपर डीडी को महसूस किया। डीडी ने उसके चेहरे पर किस करते हुए कहा, आन्या, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ और नहीं। इफ यू वॉन्ट मी टू डिस्ट्रॉय दैम, I'll do it with a single blink of your eyes। तुम्हारी पलक झपकने से पहले मैं उन लोगों को सड़क पर ला सकता हूँ, और ये फैसला तुम्हारा है। अब तक मैंने तुम्हें शादी का कोई खास गिफ्ट नहीं दिया ना? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को बर्बाद करके उनसे तुम्हारे उस हर दर्द का बदला लूं जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है? बस एक बार बोल दो, अगले ही पल वो लोग 2 रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। डीडी की बात सुनकर आन्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई। डीडी, उसका पति, जिससे वह जानती तक नहीं थी, वह उसके लिए पूरी दुनिया उथल पुथल करने को तैयार है। आखिर क्यों? किस लिए? आन्या डीडी से बोली, क्या तुम मेरे लिए यह सब कुछ करोगे? डीडी ने कहा, बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस बोलो एक बार, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें दर्द देने वाले लोग कहीं के भी ना रहे? डीडी की बात सुनकर आन्या सोच में पड़ जाती है। क्या वह वाकई में ऐसा चाहती थी? माना कि उसके परिवार ने कभी उससे प्यार नहीं किया, उसकी बहन ने उसके साथ गलत किया, उसके बचपन के प्यार ने उसके साथ धोखा किया, उसके माँ बाप ने उसे कभी अपनाया नहीं, पर उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। चाहे कुछ भी हो, मगर उन लोगों के साथ उसका खून का रिश्ता है, वह किसी को बर्बाद नहीं कर सकती थी। आन्या का दिल बहुत सॉफ्ट था, वह अपने दुश्मन के साथ भी गलत नहीं कर सकती थी। आन्या डीडी से बोली, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने फैसला किया है कि मैं वहां पर जाऊंगी और उनके सारे शेयर्स उन्हें वापस लौटाकर आ जाऊंगी। डीडी को कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसके गाल पर हल्का सा हाथ फेरते हुए उसके गालों को सहलाते हुए बोला, एक बार फिर सोच लो, उन शेयर्स पर तुम्हारा हक है। उसके बाद आन्या डीडी को अचानक अपनी बाहों में बढ़ते हुए बोली, क्या तुम्हारे ऊपर भी मेरा हक है? पता नहीं आन्या के मुंह से ये शब्द क्यों निकले, मगर उसके शब्द ने सिर्फ खुद आन्या को नहीं बल्कि डीडी को भी हैरान कर दिया। वह आन्या के चेहरे को बहुत करीब अपने चेहरे के पास लाते हुए बोला, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ आन्या, सिर्फ तुम्हारा, और मैं हमेशा हर कदम पर तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर पता नहीं क्यों आन्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई, बल्कि उसकी आंखों में भी हल्के से आंसू आ गए। उसने आंखों को बंद करते हुए कहा, नहीं चाहिए कुछ भी, ले लेने दो उनको जो चाहिए, कुछ भी चाहिए मैं सब उन्हें दे दूंगी। उसके बाद मैं उन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग खुश रहें, मगर अब दोबारा उनकी जिंदगी में जाना नहीं चाहती। मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मुझे एक सुकून की जिंदगी चाहिए तुम्हारे साथ। तभी उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर डीडी ने आन्या से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में दुखों का साया आने भी नहीं दूंगा। वादा करता हूँ, तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जिंदगी दूंगा। अगले ही पल एक बार फिर से आन्या डीडी के आगोश में आ जाती है और पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में डूबे रहते हैं। आन्या नहीं जानती थी कि डीडी उसे इतना प्यार क्यों करता है, मगर अब उसे डीडी के प्यार की आदत हो गई थी। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।